Welcome students, once again this is my lecture number 10 for the class 10+2 physics। जैसा कि आपको पता है कि हम दो पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो पार्ट 1 था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का और दूसरा पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का। आज मैं तीसरे पार्ट के साथ आपके पास आया हूं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे, एक तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे गॉस थ्योरम क्या होती है, और गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप बिल्कुल ध्यान से नोट करेंगे, अपनी नोटबुक आप निकाल लें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए ये। आप इस चीज़ को सीरियसली लें और अपने काम को स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट my lecture number 10 for all of you. This is the part number 3 unit 1 10+2 physics। देखें आप, सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पर वो है एरिया वेक्टर क्या होता है। ध्यान दें आप सारे के सारे। अगर हम देखें एक्चुअल प्रैक्टिस में तो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म के अंदर तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, कोई भी क्लॉज सरफेस है और जिसका सरफेस एरिया कितना है, एस। ओके बेटा, जो आपके पास क्लॉज सरफेस है उसका कितना एरिया है, एस। स्मॉल सरफेस लीजिए, कहीं भी ले लीजिए स्मॉल सरफेस, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो जो स्मॉल सरफेस होता है वो क्या होता है, ds होता है। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? आपने पढ़ा होगा 11th में, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, डायरेक्शन। तो किसी भी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग एक नॉर्मल हम ड्रॉन करेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। लेकिन एग्जैक्ट एरिया वेक्टर कब बनेगा, जब हम क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। ओके, तो बिना यूनिट वेक्टर के वो वेक्टर आपका नहीं बनेगा। तो होल सरफेस एरिया एस, स्मॉल सरफेस एरिया ds। ओके, ds के नॉर्मल ड्रा करोगे तो ds वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट वेक्टर के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। और मैथमेटिकली जो यूनिट वेक्टर होता है, बोलना मत, वो क्या होता है बताइए, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। अगर आप यहां से ds वेक्टर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, n इंटू ds। तो पहला रिजल्ट आपके पास है, ये आपका कौन सा वेक्टर है बेटा, एरिया वेक्टर है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज का और ध्यान रखें, ये किसी भी चीज का एरिया हो सकता है। मान लीजिए चार्ज है, ये बॉडी चार्ज बॉडी है, तो चार्ज होगा तो चारों तरफ कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एरिया हो सकता है, कितना एरिया, एस। स्मॉल एरिया ds। स्मॉल एरिया के करॉस्पोंडिंग अगर आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो वो एरिया वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। और एग्जैक्ट वेक्टर कब बनेगा, जब हम क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। और यहां से अगर आप ds वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, n इंटू ds आएगा। तो ये पहला टॉपिक था आपका कि एरिया वेक्टर क्या होता है। कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है लेकिन मैथमेटिक्स जरूर है इसका, कि जो n यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो यहां से ds वेक्टर क्या आ जाएगा, n इंटू ds। ओके, नाउ सेकंड वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सेकंड जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दें बेटा आप सारे के सारे, वो जो सेकंड टॉपिक आपके पास वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखें आप, सुनिए। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, ये सरफेस मान लीजिए, और इस सरफेस के क्रॉसपोंडिंग जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स हैं वो पास हो रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं बताइए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। पता है आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक सरफेस है, कोई भी सरफेस है, इसको रखा गया यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, इस सरफेस को क्रॉस कर रही है। मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है, चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, जो भी सरफेस है, ये चार्ज पार्टिकल है। क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ कौन सी लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस। तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो हर तरफ होंगी, वो तो हर तरफ होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, इसको क्रॉस करेंगी, यानी कि इसके एरिया को क्रॉस करेंगी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing a particular area, total number of electric lines of force crossing a particular area, that is known as the electric flux। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे दो बातें निकल के आई हैं, दो बातें यहाँ पर निकल के आई हैं, कौन कौन सी बताएं। एक तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, उस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस किस पे बताएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसका फ्लक्स कहलाता है। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ए इंटू एस होता है। अब देखिए इधर आप मान लीजिए ये होल सरफेस एरिया एस है, स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बताएं, डी एस। होल सरफेस एरिया एस, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस। अगर हम स्मॉल एरिया लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी एस हो जाएगा। कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, E इंटू क्या होगा, ds होगा। इस कांस्टेंट को हटाएंगे, सॉरी इस सिंबल को हटाएंगे तो हम लिखते हैं वैल्यू 1। अगर सिंबल को हटाने के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू है। तो फाई आपके पास क्या आ जाएगा, E इंटू ds आ जाएगा। अगर ये स्मॉल सरफेस एरिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। क्लियर। फिर देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स E इन ए पर्टिकुलर एरिया S, स्मॉल एरिया है तो ds, और फाई क्या हो जाएगा, E इंटू ds। अगर स्मॉल सरफेस एरिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम कांस्टेंट हमने नहीं लगाया है, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप इसको आगे, तो ds का अगर आप ड्रा करोगे नॉर्मल, ds का अगर आप ड्रा करोगे नॉर्मल तो वो क्या कहलाएगा, ds वेक्टर कहलाएगा। तो ds वेक्टर आप इस तरफ ड्रॉ कर लें, ds वेक्टर आप इस तरफ ड्रॉ कर लें, कहीं भी ड्रॉ कर लें आप, ठीक है। ध्यान दीजिए आप, हमने यहाँ पर जो ds वेक्टर ड्रॉ किया है वो आपस में दोनों क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि E और ds आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे तो उनके बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री एंगल होगा। ये दोनों आपस में इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमने सरफेस थोड़ा सा इंक्लाइंड लिया है, मान लीजिए हमने सरफेस इंक्लाइंड लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही सेम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये होल सरफेस कितना है, एस, ठीक है, और ये स्मॉल सरफेस क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। और ds के अगर आप नॉर्मल ड्रा करोगे, इंक्लाइंड लिया हमने, इंक्लाइंड लिया तो ये भी थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा आपके पास, ds वेक्टर हो जाएगा। बताया था मैंने, किसी पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रा करोगे तो क्या होगा, ds वेक्टर होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किस एंगल पर है, मान लीजिए थीटा एंगल पर है। किस एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। यहां पर भी एंगल है, लेकिन यहां पर हमने एग्जैक्ट क्या ले लिया, पैरेलल। यहां पर भी एंगल है, लेकिन यहां पर कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के साथ किस एंगल पर होगा, थीटा एंगल पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। ध्यान रखें कि एरिया के कंपोनेंट नहीं होंगे, क्योंकि एरिया एक्चुअल में एक स्केलर क्वांटिटी है। कंपोनेंट किसके होंगे, एरिया वेक्टर के होंगे ना, सॉरी प्लीज, कंपोनेंट किसके कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो एरिया वेक्टर के कंपोनेंट नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एरिया वेक्टर के साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, ए कॉस थीटा। ओके बेटा, एरिया वेक्टर के साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, ई कॉस थीटा। तो बताएं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, बताएं, डी फाई इज इक्वल टू, एक्चुअल प्रैक्टिस में ई नहीं आएगा। ई का कौन सा कंपोनेंट है डी के ds के साथ, बताइए,
ई का कौन सा कंपोनेंट है ds के साथ, ई cos थीटा, तो क्या आएगा बताइए, ई cos थीटा इंटू ds, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई डी फाई क्या आएगा, ई cos थीटा इंटू ds। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा बताइए, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब आप कहोगे कि जरूरत क्या थी, जब ई और डी एस आपस में पैरेलल हैं तो एंगल की क्या जरूरत थी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अगर आपको जीरो वैल्यू निकालनी है, या फिर उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू वो निकालनी है, तो हमें जरूरत होती है एंगल की। तो बिना एंगल के हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हमने क्या लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है उसके बीच में कितना एंगल लिया है हमने, थीटा एंगल लिया है। तो डी फाई आपके पास क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखोगे, पता ही आपको ए डॉट भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस आ जाएगा यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर टोटल फ्लक्स आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। ये क्लोज सरफेस है, अगर सरफेस क्लोज्ड है तो इसके लिए ये लगाएंगे हम। ओके, और डी फाई का जो इंटीग्रेशन है, डी फाई का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, फाई, तो फाई आपके पास क्या आ जाएगा बताइए आप मेरे को, ई डॉट डी एस आ जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओके, तो दो बातें निकल के यहाँ से आई हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस, दूसरा मैथमेटिकल। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, और दूसरा है द क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और सिंपल तरीका बताऊं आपको मैं, जो बच्चे अच्छे ध्यान दें, ds का मतलब होता है सरफेस, पता है आपको, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो तीसरी डेफिनेशन आपके पास हो सकती है, जो बच्चे सेंसिटिव है ध्यान दें इस चीज की तरफ। द सरफेस, देखो इधर, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो बताइए तीन डेफिनेशन कौन कौन सी हैं, तीन डेफिनेशन इसकी। एक तो क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, सेकंड वन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। डॉट क्यों लिया हमने, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्यों लिया, क्योंकि कॉस कंपोनेंट है, एरिया वेक्टर के साथ कॉस कंपोनेंट है, तो कॉस होगा तो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपके पास। ठीक है, साइन तो पॉसिबल होगा नहीं यहाँ पर। और तीसरा क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, वो आपका मिनिमम भी हो सकता है, और वो आपका जीरो भी हो सकता है। तो बताएं कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और जीरो कब होगा। हम जानते हैं कि जो फाई होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस का मतलब क्या होता है बताइए, ई डी एस कॉस थीटा। मैक्सिमम कब होगा बताएं, मैक्सिमम जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके, थीटा की वैल्यू 180 पुट करें आप, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम। cos 180 कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, -EDS। 0 कब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0 जब थीटा कितना होगा, 90। cos 90 क्या होता है, 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, और में भी 0। डिपेंड किस पे करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। और इसकी हम अगर निकालें, इसकी यूनिट निकालें, या इसका हम निकालें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कैसे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, याद हो आपको, F/Q0 इंटू ds। फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर, और चार्ज की कूलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और जहाँ तक बात है डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो फोर्स का क्या होता है, mLT-2, एरिया का क्या होता है, L स्क्वायर, और चार्ज का क्या होता है, AT। तो सॉल्व करेंगे तो mL3T-3 और A-1, तो ये क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा।
तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक तो आपको बताया कि एरिया वेक्टर एक्चुअल में वेक्टर होता नहीं है, उसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं और यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो ds वेक्टर क्या आया था हमारे पास, n इंटू ds आया था। कोई चीज़ दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं आप। दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, और E और ds पे डिपेंड करता है। स्मॉल एरिया होगा तो ds पे डिपेंड करेगा, अगर होल एरिया होगा तो s पे डिपेंड करेगा। और दूसरी जो डेफिनेशन है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक डेफिनेशन और भी है इसकी, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको नोट कर लिया होगा। और मिलते हैं वेरी शॉर्ट ब्रेक के बाद, हम करेंगे गॉस थ्योरम और उसके बाद करेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ओके। वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट गॉस थ्योरम। नोट करें आप इसको। ये थ्योरम देखिए क्या कहती है आपको, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ। पता है आपको क्या होता है, ये फ्लक्स होता है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज। तो ये हम प्रूव करेंगे, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज, यानी कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं कि कैसे, देखें एक मिनट के लिए। तो गॉस ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया स्पेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए। ये जो एक्सपेरिमेंट प्रूव किया उसने वो किसके लिए किया था, बेसिकली स्पेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए। हालांकि बाद में मॉडिफाई किया उसने सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए और सरफेस के लिए। देखें एक मिनट के लिए, उसने एक स्पेरिकल सरफेस लिया और ये O क्या है उसका ओरिजिन, O इसका ओरिजिन है और R उसका रेडियस। ओके। और ओरिजिन पर एक चार्ज है, कौन सा, प्लस Q चार्ज है। प्लस Q चार्ज होगा तो पता है आपको कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। अगर प्लस Q चार्ज होगा तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। स्पेरिकली सिमेट्रिक सरफेस बन जाएगा। सरफेस कैसा बन जाएगा, स्पेरिकली सिमेट्रिक बन जाएगा। और एक ही लाइन दिखा दो, सारी दिखा दो, एक ही बहुत है। और मान लीजिए जो होल सरफेस है, जहाँ तक भी स्पेरिकली सिमेट्रिक सरफेस बना है ये, या फिर स्फीयर आपने ले लिया है जो कि आपके सेंटर पे चार्ज कौन सा है, प्लस Q चार्ज है, तो होल सरफेस एरिया मान लीजिए कितना है, ये S है आपके पास। कितना होल सरफेस एरिया, S। स्मॉल सरफेस एरिया लीजिए कहीं भी, तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ds हो जाएगा। फिर देखिए डायग्राम एक मिनट के लिए, या तो इसको स्पेरिकल सरफेस सपोज कर लीजिए, स्पेरिकल सरफेस ले लीजिए, ओरिजिन पे चार्ज प्लस Q हुए, या प्लस Q चार्ज को आप बेस मान के चलें तो चारों तरफ जो सरफेस बनेगा वो स्पेरिकली सिमेट्रिक बनेगा। ओके। और O क्या है इसका सेंटर, और प्लस Q चार्ज कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, R क्या है उसका रेडियस है। होल सरफेस एरिया S, स्मॉल सरफेस एरिया ds। अगर स्मॉल सरफेस के क्रॉसपोंडिंग आप नॉर्मल ड्रॉन करोगे, बताया था मैंने, तो वो क्या होगा, ds वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर फिजिक्स में क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। वेक्टर तो भी बनेगा जब डायरेक्शन होगी। और प्लस Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ऐड करेंगी, आउटवर्ड ऐड करेंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। मैक्सिमम फ्लक्स को हम प्रीफर करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू प्रीफर करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, फ्लक्स क्या होता है, E डॉट ds, बताया था मैंने आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब E और ds वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तभी आपकी कौन सी वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हो, कहीं भी एरिया वेक्टर को आप ले सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखें कि दोनों वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होंगे तभी मैक्सिमम फ्लक्स होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू को ही प्रीफर करते हैं। सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं मैक्सिमम वैल्यू को मान के ही हम चलते हैं। तो ध्यान रखें कि E और ds आपस में क्या है, यहाँ पर पैरेलल हमने लिए हैं फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका प्रूफ देखें आप।
क्या बेटा इसका प्रूफ क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, व्हाट इज फाई बोल रहे हैं आप, E डॉट डी एस। ओके, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूव कर देंगे बस। आगे देखिए आप, व्हाट इज E डॉट डी एस बोल रहे हैं आप, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड डी एस। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फाई आपके पास क्या आ जाएगा, E इंटू डी एस आ जाएगा। ओके, आगे देखें आप, व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, ड्यू टू ए सिंगल चार्ज होती है। सरफेस पे निकालेंगे, क्या रेडियस है r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, क्या बच जाएगा, ds हो जाएगा। किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ds का, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाहर निकाल लो, और किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन, ds का। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, यहीं पे कर देता हूं मैं, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s, और s क्या है, सरफेस एरिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और s क्या है बेटा, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई r स्क्वायर से क्या कट जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास वो क्या आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या थी, गॉस थ्योरम थी, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कैसे प्रूव किया हमने, हम जानते हैं फाई होता है E डॉट डी एस। मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें, E डॉट डी एस का मतलब E डी एस कॉस थीटा, मैक्सिमम फ्लक्स में थीटा कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो फाई क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या होती है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन, ds का पॉसिबल इंटीग्रेशन, तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, तो s की वैल्यू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर, तो फाई क्या आ जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे ख्याल से ये आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गई होगी। एक इसका स्पेशल केस है, देखिए 1 मिनट के लिए, एक एक चीज को बेटा नोट करें, और जहां भी आपको दिक्कत आए उस चीज को आप रिवर्स करें, रिवाइंड करें उस चीज को। देखिए, प्रूफ ऑफ कूलॉम्ब लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। ओके, गॉस लॉ का यूज करना है और कूलॉम्ब लॉ प्रूव करना है। ध्यान रखें आप, क्या कह रहा हूं मैं, कि कूलॉम्ब लॉ को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए कूलॉम्ब लॉ को हम जानते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है, बताएं आप सारे, कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2 मिनट पहले हमने जो टॉपिक किया है उसमें हम इसको लेके चले थे और ये प्रूव किया था। 2 मिनट पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हम इसको लेके चले थे और ये प्रूव किया था। अब हम पूरे गॉस लॉ को लेके चलेंगे, पूरे गॉस लॉ को, और क्या प्रूव करेंगे, कूलॉम्ब लॉ प्रूव करेंगे। कूलॉम्ब लॉ आपको आता ही है, फटाफट देखें आप, इसी डायग्राम को देखें, बेस यही डायग्राम है आपका। व्हाट इज E डॉट डी एस, बताएं फटाफट, E डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें तो थीटा कितना होगा, 0, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या बचेगा बताइए, E डी एस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। किसका पॉसिबल इंटीग्रेशन, ds का, E को बाहर निकाल लो, क्योंकि अब की बार हमें क्या निकालना है, कूलॉम्ब लॉ निकालना है। जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है उसको आप अंदर रखें, बाकी बाहर निकाल लें। ds का इंटीग्रेशन s, और आगे क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। s की वैल्यू बताइए क्या होती है, s की वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगी, लेकिन निकालना क्या है, कूलॉम्ब लॉ यानी कि फोर्स। तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो फोर्स आएगी F, वो क्या आ जाएगी, Q नॉट
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा आपके पास, कूलम्ब लॉ हो जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलम्ब लॉ यूजिंग गॉस लॉ। तो ई डॉट डी एस क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस थीटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैक्सिमम फ्लक्स की बात करें थीटा कितना होगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो ई डी एस क्या आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा एस, तो ई एस क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एस क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। फोर्स निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एफ अपॉन क्यू नॉट, तो एफ क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो दिस इज कूलम्ब लॉ बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 10 था और कल हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 के साथ, जिसके अंदर हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं, 4 एप्लीकेशन हम करेंगे और चारों एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टिल देन गुड बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं कल आपसे दोबारा। थैंक यू वेरी मच।